दोस्तों बजट 25 आने के बाद फाइनेंस एक्ट 25 के लागू हो जाने के बाद 1 अप्रैल 2025 से आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर पाएँगे, डेली लिमिट क्या होगी, सिंगल ट्रांज़ैक्शन के लिए लिमिट क्या होगी, एनुअल लिमिट क्या होगी, इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग कब जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी पेनल्टी लगा सकता है अगर आप अपनी ट्रांज़ैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल दिन ब दिन बदल रहे हैं और इनकम टैक्स की कंप्लायंस करनी मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे समय में आपको अपने आप को इनकम टैक्स की नई प्रोविज़न से अपडेट रखना है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में एक बार में कितना कैश जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में तो कोई शिक्षा नहीं है। जब भी आप कैशियर के पास अपना कैश लेके जाएंगे बैंक में, तो खुशी खुशी से आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप कितना अमाउंट कैश में ले सकते हैं। आप एग्रीगेट अमाउंट किसी व्यक्ति से एक दिन में कितना ले सकते हैं, या फिर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल इवेंट या ओकेजन के लिए कितना ले सकते हैं, इसके लिए लिमिट है। दोस्तों आप 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट किसी एक व्यक्ति से एक दिन में नहीं ले सकते, ना ही किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, ना किसी इवेंट या फिर ओकेजन के लिए। तो चलिए दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ताकि आप इस प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। आप एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी गुड्स को सेल करता है और वो 2,20,000 रुपये में सेल करता है। 1,20,000 रुपया वो अपने कस्टमर से दिन में रिसीव कर लेता है और 1 लाख रुपया वो दोपहर को रिसीव करता है और ये अमाउंट जाके बैंक में जमा कर देता है। दोस्तों आप कहेंगे इसमें कौन सी वायलेशन हुई है। दोस्तों आपने इनकम टैक्स एक्ट की वायलेशन की है, क्योंकि आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट किसी एक व्यक्ति से कैश में नहीं ले सकते हैं एक दिन में। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगा सकता है, यानी कि जो 2,20,000 रुपये आपने कैश में लिया है उसकी पेनल्टी लगा सकता है। दोस्तों इसके अलावा आप सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी 2 लाख रुपये से ज़्यादा अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा अपनी पुरानी कार बेचते हैं 2,50,000 रुपये की, और ये अमाउंट जाके बैंक में जमा कर देते हैं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो उस वक्त वो हैरान रह जाते हैं कि उन्हें नोटिस क्यों आया है। दोस्तों यहाँ भी उन्होंने इनकम टैक्स की प्रोविज़न को वायलेट किया है कि कोई सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने जो अमाउंट लेके बैंक में जमा किया है, इसके लिए पेनल्टी लगा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट जो आपने जमा किया है, यानी कि 2,50,000 रुपये तक। इसके अलावा दोस्तों आप किसी इवेंट या फिर ओकेजन के लिए भी 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर सिंह एक वेडिंग प्लानर है और वो अपने क्लाइंट के लिए फंक्शन करते हैं, यानी कि डेकोरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए लेते हैं और कैटरिंग के लिए 80,000 रुपये लेते हैं। इस प्रकार वो 2,30,000 रुपया लेते हैं और ये अमाउंट जाके मान लीजिए बैंक में जमा कर देते हैं। तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि पैसा कहाँ से है, तो आप ये एक्सप्लेन करते हैं। तो इस केस में भी पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि आप सिंगल इवेंट या फिर ओकेजन के लिए 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट एक दिन में जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर भी देना होता है, या फिर जो भी व्यक्ति आपका कैश आपके बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है उससे पैन नंबर कोड करना होता है। तो इस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है कि किस व्यक्ति ने कितने जो कैश है वो जमा किया है आपके बैंक अकाउंट में। चलिए दोस्तों इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर सिंह के 2 बैंक अकाउंट हैं, एक है एसबीआई बैंक में, एक उनका दूसरे बैंक में अकाउंट है। तो यहाँ पे वो अपनी एसबीआई ब्रांच में 70,000 रुपये जमा करते हैं, तो उसके पैन नंबर कोड करना होगा। लेकिन अगर वो दोनों ही बैंक में, यानी कि मान लीजिए एसबीआई बैंक में दूसरे बैंक में 35,000 रुपया जमा करते हैं, तो उन्हें किसी बैंक में भी पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों अगर आप मल्टीपल डिपॉजिट करते हैं एक ही बैंक में डिफरेंट टाइम में एक दिन में, तो भी आपको पैन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। मान लीजिए मिस्टर खान के जो है एचडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे उन्होंने
सेम डे में पहले 30,000 रुपये जमा किया और फिर मान लीजिए दोपहर में जाके 40,000 रुपये और जमा कर दिया, तो यहाँ पे एक दिन में क्योंकि अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा वो जमा कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो इस केस में उन्हें पैन नंबर देना होगा अपने बैंक में और उसे वैलिडेट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस की है कि सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए क्या लिमिट है कैश जमा करने की, इसके अलावा डे वाइज क्या लिमिट है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि एनुअल लिमिट क्या है, यानी कि एक फाइनेंशियल में आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। दोस्तों इसके लिए बैंक में कोई शिक्षा नहीं है, आप कितना भी अमाउंट बैंक में जाके जमा कर देंगे तो कैशियर आपका अमाउंट एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ रूल बनाए गए हैं, यानी कि यदि आप 20 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश डिपॉजिट करते हैं या डिपॉजिट होता है आपके बैंक अकाउंट में, भले ही यूपीआई के द्वारा हो, एनईएफटी टेक्स्टा के द्वारा हो, तो आपके लिए पैन नंबर कोड करना ज़रूरी होता है और इस पैन नंबर को वैलिडेट किया जाता है बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से कि क्या व्यक्ति ने अपना सही पैन नंबर कोड किया है, और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। चलिए दोस्तों इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए मिस्टर शर्मा के 2 बैंक अकाउंट, एक एसबीआई में एक एचडीएफसी बैंक में। उन्होंने एसबीआई में 12 लाख रुपया जमा किया है, डिफरेंट डेट पे जमा किया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक में डिफरेंट डेट्स में उन्होंने 9 लाख रुपया टोटल अमाउंट जमा किए पूरे फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों इस केस में क्योंकि उन्होंने किसी भी बैंक में जो लिमिट है उसे वैलिडेट नहीं किया, यानी कि 20 लाख रुपए से कम ही जमा किया है एसबीआई में और एचडीएफसी बैंक में, इसलिए उन्हें पैन नंबर नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एसबीआई बैंक में ही पूरा अमाउंट 21 लाख रुपए का जमा कर देते तो उस केस में यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो पैन नंबर है वो वैलिडेट किया जाता है बैंक के द्वारा। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे मान लीजिए एसबीआई बैंक में जो कैश जमा किया है वो 12 लाख रुपए किया है, यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, तो अब इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए रूल अलग हैं। तो चलिए दोस्तों उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश का बैंक में जमा करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करता है, यानी कि टैक्स पेयर से पूछता है कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो इसलिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपने कैश डिपॉजिट को दिखाना होता है। तो दोस्तों ये कैश डिपॉजिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे दिखाना होता है, और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने कैश डिपॉजिट के सोर्सेज को तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम के बैंक अकाउंट में उसने डिफरेंट डेट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश जमा किया है, तो यहाँ पे उसे सोर्सेज बताने होंगे। जैसे कि पहला अमाउंट उसने जमा किया तो उससे सैलरी इनकम से बताया तो सैलरी स्लिप उसे बतानी होगी इसके बारे में। सेकंड जो अमाउंट उसने जमा किया वो रेंटल इनकम से मिलती थी कैश में, तो उसने जमा कर दिया, तो इसके लिए उसे रेंट एग्रीमेंट देना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा तीसरा जो सोर्स है बिजनेस इनकम का है, तो इसके लिए उसे सेल बिल प्रोड्यूस करने होंगे। इसके अलावा उसने पुरानी कार सेल की है तो उसका कैश बैंक में जमा कर दिया है, तो सेल एग्रीमेंट यहाँ पे दिखाना होगा। और यहाँ पे 7 लाख रुपए का अमाउंट ऐसा है जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि कहाँ से उसके पास आया, कहाँ से उसने जमा किया है, तो दोस्तों अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट माना जाएगा। इसके ऊपर जो टैक्स का ट्रीटमेंट होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न में डिफरेंट हेड होते हैं, उसमें आपको इनकम दिखानी है, जैसे कि सैलरी इनकम सैलरी हेड के अंतर्गत दिखानी है, रेंट इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत दिखानी है, बिजनेस इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत दिखानी है। आपने जो यहाँ पे पुरानी कार बेची है या कोई फर्नीचर बेचते हैं उसे इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करना होता, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट आप जरूर अपने पास रखिए ताकि आप फ्यूचर में इसे एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया था। तो जो ट्रांजैक्शन आप एक्सप्लेन कर देते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देते हैं उसके ऊपर तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो उसे अनएक्सप्लेन ट्रांजैक्शन माना जाता है, जिसके ऊपर के फ्लैट 60% टैक्स आपको पे करना होता है। इसके अलावा 25% सरचार्ज जिसके ऊपर जो टैक्स आपका बनेगा वो एडिशनल देना होता है। तो यहाँ पे 7 लाख रुपए मान लीजिए अनएक्सप्लेन था हमारे केस में, तो यहाँ पे 60% इसका टैक्स आ जाएगा। इस 60% के ऊपर 25% सरचार्ज देना होगा। जो टोटल अमाउंट बनेगा इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस देना होगा। तो जो टोटल यहाँ पे टैक्स बन जाएगा इसके ऊपर 10% पेनल्टी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है।
तो इस प्रकार जो टोटल टैक्स आपको देना होगा विद सरचार्ज एंड पेनल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग भी लॉन्च की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद टैक्स पेयर को जेल भी की जा सकती है कि उसने ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन नहीं की है। दोस्तों, अगर किसी टैक्स पेयर की एक फाइनेंशियल ईयर में जो डिपॉजिट है सभी सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है, भले ही उसकी कोई इनकम नहीं है। तो चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों, मिसिस गुप्ता के सेविंग बैंक अकाउंट है, उन्होंने फाइनेंशियली 25-26 में 20 लाख रुपया यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है क्योंकि उन्होंने शेयर सेल किए थे। इसके अलावा उन्होंने कैश जमा किया इस बैंक अकाउंट में 35 लाख रुपए का, तो टोटल अमाउंट यहाँ 50 लाख से ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए मिसिस गुप्ता के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी होगी फाइनेंशियली 25-26 यानी कि असेसमेंट 26 तारीख के लिए। भले ही यहाँ पे शेयर को सेल करने से लॉस हुआ हो और जो कैश डिपॉजिट यहाँ पे किया गया है वो मान लीजिए एग्जम्प्ट इनकम से किया गया जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम से, तो फिर भी मिसिस गुप्ता के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये नहीं कंसीडर करना कि कैश डिपॉजिट 50 लाख उससे ज़्यादा का होगा तो ही रिटर्न फाइल करनी है। भले ही आपका डिपॉजिट यूपीआई से हो, एनईएफटी से हो या कैश डिपॉजिट, जो टोटल अमाउंट यदि 50 लाख से ज़्यादा हो गया है सेविंग बैंक अकाउंट में, भले ही आपने एक बैंक के पास रखे हैं या डिफरेंट बैंक में हैं, तो ITR बननी मैंडेटरी हो जाती है आपके लिए। दोस्तों, आप कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकते हैं इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं उतने ही ज़्यादा आपको बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको उन अकाउंट को मैनेज भी करना होता है जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने बैंक की जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर डाउनलोड करके रखें ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर पाएँ जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्क्रूटनी का नोटिस आए। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं मैक्सिमम, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे GST डिपार्टमेंट को भी ध्यान में रखना है क्योंकि यदि आप मान लीजिए कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हैं और आपकी जो टर्नओवर है 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको GST नंबर लेना होता है, या फिर अगर आप गुड्स सेल करते हैं किसी दूसरी स्टेट में तो उस केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कोई लिमिट नहीं है टर्नओवर बेस्ड। लेकिन अगर आप विद इन द स्टेट सेल करते हैं, मान लीजिए पंजाब के अंदर ही आपका बिजनेस है, पंजाब के अंदर ही आप रहते हैं, वहाँ पे ही गुड्स सेल करते हैं, तो 40 लाख रुपए तक आप टर्नओवर कर सकते हैं। उसके ऊपर यदि करते हैं तो GST नंबर लेना होता है। तो यदि आपके जो डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भले ही वो UPI के द्वारा हो, NEFT हो, RTGS हो, कैश हो, तो आप उसकी डिटेल ज़रूर मेंटेन करके रखिए क्योंकि इस केस में GST डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी, तो आपको अपनी ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से आप कितना कैश निकाल सकते हैं इसके ऊपर भी लिमिट लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके ऊपर आप वीडियो CS सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने वीडियो बनाई हुई है सेविंग बैंक खाते से पैसे निकालने के नए नियम क्या है 2025-26 के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। दोस्तों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।